पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ करप्शन का मुद्दा नहीं रहा ही नहीं। 2014 के बाद से इस पे बात ही नहीं होती। तो कौन बात करेगा? विकास पर बात नहीं होती, विकास के आगे रखे ही नहीं जाते। विकास पर बात होती है, विकास पर बात होती है, लेकिन आपको जो विकास का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उन चीजों से विकास काफी दूर है। आप 2-4 रोड बनवाने से, सड़क बनवा देने से, घर में शौचालय बना देने से आप ये विकास मत बोलिए। और किसके प्रति आपका विश्वास है? आपका यदि मोदी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति आपका विश्वास है, तो इसमें नो डाउट है, अच्छी बात है, रहना चाहिए। लेकिन आपके क्षेत्र में काम करने के लिए मोदी जी नहीं आएंगे, आपके क्षेत्र में काम करने के लिए आएंगे मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी आपके क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ते। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक सिमा। दिल्ली में चुनाव का मौसम बहुत सर पे है। जितनी शिद्दत से धूप है उतनी शिद्दत से चुनाव लड़ा जा रहा है। 25 मई को यहाँ मतदान होने हैं, तो पूरी तैयारी है। एक तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी है। लेकिन दिल्ली में एक क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी विधान लोकसभा क्षेत्र, जो इस वक्त पूरे देश का केंद्र बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है मनोज तिवारी के खिलाफ। तो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कुंदन वशिष्ठ, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है, दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, कि वहाँ के क्या ज़मीनी हालात क्या हैं, किस तरह से वहाँ कांग्रेस ने अपने ज़मीनी हालात को फिर से पाया है, क्या मनोज तिवारी की स्थिति है, बीजेपी किस तरह से वहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसा कैंपेन का हाल है, कन्हैया कुमार के भाषण का क्या असर पड़ रहा है, क्या पूर्वांचल के लोग कन्हैया की तरफ रुख हो रहे हैं, क्या लग रहा है पंकज का जो इलाका जो इलाका आपने देखा, कई बार आपने वहाँ जमीनी हालात का पता लगाया, आप लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं वहाँ पर, हमने देखा, आपके वीडियोस को भी हमने देखा। क्या स्थिति वहाँ पर इस बार कन्हैया कुमार किस तरह से वहाँ लोग देख रहे हैं कन्हैया कुमार को? देखिए, इस बार की यदि मैं बात करूं तो आप जैसा कि आपने परिचय दिया पहले कि 2 टर्म के मनोज तिवारी वहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन लोगों का जो रुझान है, लोगों का रुझान मनोज तिवारी के प्रति तो कम है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, इनके प्रति उनका रुझान है, एक बात। और दूसरी तरफ जब हम यूथ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ में कन्हैया कुमार का नाम है, और यूथ इस बात को बोलते हैं कि हमारे लिए तो कन्हैया कुमार ही यहाँ से जो है वो सांसद बनेंगे। और तमाम ऐसे लोग, चूँकि यूथ क्या है ना कि यूथ हर जगह जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है, चीज़ों की बारीकियों के बारे में पता चल रहा है, किस किस तरीके से, कैसे हालात से वो गुजर रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, रोज़गार धंधे की बात हो। क्योंकि नौजवानों को क्या चाहिए, उनका हाथ जब तक मजबूत नहीं होता है, और हाथ मजबूत होता है काम करने से, आपके पास 4 पैसे आने चाहिए, पैसे नहीं हैं तो आप कमज़ोर रहेंगे। तो नीतियाँ जब बनती है, नीतियाँ निर्धारण होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की बारीकियों को देखा जाता है। और ऐसे में ये जब आप चर्चा कर रहे हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का, तो कई जगह, मुखर्जी नगर हो, बुराड़ी हो, तमाम ऐसे जगहों पर मैं और मेरी पूरी टीम वहाँ पर गई और लोगों से हमने बातचीत की। तो बहुत परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो कन्हैया कुमार को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कन्हैया कुमार यहाँ से विजय हों, और उनको ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार उनकी बातों को मानेंगे। तो ज़मीनी हालात जो हैं उसका बड़ा मुद्दा क्या कन्हैया कुमार का जो भाषण है वो वहाँ काम कर रहा है, यूथ पर्सपेक्टिव है वो काम कर रहा है, या मनोज तिवारी के 10 साल का कार्यकाल है वो उनके लिए नेगेटिव बन रहा है, या उनके जो कन्हैया कुमार के लिए पॉजिटिव बन रहा है? हाँ, ये बात सही कहा आपने कि वो जो 10 वर्षों से जो उनका कार्यकाल रहा है, एक्चुअली लोग मोदी सरकार के, मोदी के फेस पर लोग वोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्थानीय जो वहाँ के नेता होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि वहाँ के लोगों को आप किस प्रकार से सुविधा दे रहे हैं। खाली बातों से होता नहीं है कुछ। मनोज तिवारी ने तमाम ऐसे बात किए, दावे किए कि हम आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ और क्षेत्रों का हमने दौरा किया, वहाँ पर लोगों ने बताया कि केजरीवाल ने यहाँ पर काम किया है। किसी पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों की ज़बानी है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की। मुखर्जी नगर के लोग कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए, उनको वोट देंगे। मनोज तिवारी हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये ऑन कैमरा उन्होंने कहा है। मनोज तिवारी हमारे क्षेत्र में नहीं आते, ना उनसे कोई वास्ता है, हम तो सिर्फ मोदी के दीवाने हैं, हम मोदी को वोट देते हैं। अब मोदी फैक्ट्री यहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब है कि विकास मुद्दा नहीं है वहाँ पे, विकास का कोई मुद्दा नहीं है वहाँ, स्थानीय स्तर पे विकास का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को
जो प्रबुद्ध वोटर हैं, जो जागरूक वोटर हैं, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि आपके क्षेत्रीय स्तर पे क्या व्यवस्था आपको मिल रही है और किस लीडर को आप चुन रहे हैं और किसके प्रति आपका विश्वास है। आपका यदि मोदी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति आपका विश्वास है, तो इसमें नो डाउट है, अच्छी बात है, रहना चाहिए। लेकिन आपके क्षेत्र में काम करने के लिए मोदी जी नहीं आएँगे, आपके क्षेत्र में काम करने के लिए आएँगे मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी आपके क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जब 10 साल पहले मनोज तिवारी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको पूर्वांचल के ब्याह पे उनको खड़ा किया गया, ठीक है? क्योंकि वो एक फेस थे, एक चेहरा थे पूर्वांचल का। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार को भी इस पूर्वांचल के चेहरे को डाउन करने के लिए, है ना, एक और पूर्वांचल का चेहरा को उतारना पड़ा कांग्रेस को? हाँ, ये बात बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, टक्कर तो जब सामने वाला उस हिसाब का हो तो टक्कर उसी हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी कमज़ोर प्रत्याशी के सामने किसी मजबूत को खड़ा कर दो, ऐसा भी नहीं होता। कन्हैया कुमार आपको पता है बेबाक बोलते हैं, हर एक मुद्दे पर अपनी अलग राय रखते हैं, और उनका सीधा संबंध होता है उनका वोटरों से, दर्शकों से। प्रधानमंत्री के ऊपर कई ऐसी बातें उन्होंने बोला जो बिल्कुल फैक्ट के तौर पे उन्होंने बोला है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गए, तमाम तरह का उन्होंने खंडन किया उसका। तो जनता ये ज़रूर देख रही है कि जो एक मजबूती के साथ में यदि किसी नेता उसकी बातों को उठाने के लिए चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनको मौका देना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है मेरी तरफ से। एक चीज़ है कि भाई कन्हैया कुमार आज भले ही भी कांग्रेस में अच्छे पोस्ट पे चले गए हों, है ना, एक यूथ तौर पे थे, छात्र नेता रहे हैं जेएनयू में, है ना, और उसी जेएनयू में उनका विवाद वाला भाषण रहा है, पाकिस्तान के मतलब भारत के टुकड़े होंगे, इस तरह का विवाद आया, जिसको लेकर के एक नैरेटिव बना गया। हालांकि कोर्ट में अभी तक वो चीज़ें साबित नहीं हो पाई हैं, है ना, लेकिन फिर भी आज गाए बेगाए लोग चर्चा करते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या कन्हैया के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि लोगों को चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, टेलीविज़न के थ्रू हो, तमाम अभी जो एक चीज़ें वायरल हुई है, आप देखा कि उसमें स्वयं कह रहे हैं, वो मंत्री की पत्नी कह रही है कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, उन्होंने ऐसे नहीं बोला है, उनको बनाया गया, सिर्फ मीडिया में इसको उछाला गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो मीडिया में चली जाती है, हकीकत से बिल्कुल परे होती है, और ख़ास तौर पर अभी जो ज़िक्र है, अभी का जो दौर चल रहा है मीडिया का, आपको पता ही, आप खुद ही एक प्रबुद्ध मीडिया संस्थान से हैं, आप मीडिया चला रहे हैं, आपको पता है कि देश के हालात क्या हैं और दिख क्या रहा है। टेलीविज़न पर जो चीज़ें दिख रही है, क्या वो ज़मीनी चीज़ें हैं क्या? नहीं है, बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब अलग-अलग चीज़ें हैं तो उसको दिखाने की ज़रूरत कौन करेगा और क्यों करेगा? क्या आपको कोई पैसे मिल रहे हैं? आपके इतने हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं, आप कैसे उसको पालोगे? तो जहाँ से जिनको फंडिंग हो रही है, जहाँ से जिसको पैसा मिल रहा है, वो उनके गुण गा रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरे की निशानी है, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि आप पब्लिक को, आपका काम है उसको सही जानकारी देना। यदि सूचना का तंत्र ही खराब हो जाए, जहाँ से सूचना आपको मिलते हैं और उसके बाद आप परसेप्शन बनाते हैं, आप मन में ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ, देश और दुनिया में क्या हालात हैं, अब हमें किस तरीके से रुख अपनाना चाहिए। तो जब सूचना के तंत्र ही आपके पास में गलत मिल रहे हैं, तो फिर क्यों टेलीविज़न देख रहे हैं? रवीश कुमार ने कहा था ना कि आप टेलीविज़न में जो है सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए। मैं यूट्यूब का भी हिमायती नहीं हूँ, मैं टेलीविज़न के लिए भी नहीं, यूट्यूब पे भी जो सच्चे पत्रकार हैं, जो वाक़ई फ़ील्ड में जाके लोगों की बारीकियों को जानते हैं, समझते हैं और आपको सही दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ, ये सारी उनकी बातों को ज़रूर आपको देखना चाहिए। एक बात आपने जब बात कही है, तो एक चीज़ आती है कि जो एक न्यूज़ में हम देख रहे हैं, ठीक है ना, फैक्ट नहीं होता। डिबेट हम देख रहे हैं, जहरीली डिबेट देख रहे हैं। हिंदू बनाम विकास की चुनाव विकास का जो मुद्दा होता है, हमने आपने देखा होगा, जब हम लोग पत्रकारिता पढ़ भी नहीं रहे थे, ठीक, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, तो हमने देखा था कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता था, विकास बड़ा मुद्दा बनता था। हम दोनों बिहार से हैं, अलग अलग जिलों से हैं। लालू यादव सरकार चलेगी 2005 में, क्योंकि एक मुद्दा बना कि विकास नहीं हो पाया, एक जंगल राज का मुद्दा उछाला गया, ठीक है। नीतीश कुमार आए, 15 साल सत्ता में रहे, और करप्शन का बड़ा मुद्दा रहा। तो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ करप्शन का मुद्दा कहीं रहा ही नहीं है। 2014 के बाद से इस पर बात ही नहीं होती। तो कौन बात करेगा? विकास पर बात नहीं होती, विकास के आंकड़े रखे ही नहीं जाते। विकास पर बात होती है, विकास पर बात होती है, लेकिन आपको जो विकास का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उन चीज़ों से विकास काफ़ी दूर है। आप 2-4 रोड बनवाने से, सड़क बनवा देने से, घर में शौचालय बना देने से आप ये विकास मत बोलिए। आप इतना विकास कर चुके हैं
वही फिर राजनीति वाली बात हो जाएगी। आप 5 किलो अनाज के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और वो 5 किलो अनाज दे करके आप कह रहे हैं कि देश हमारा विकास पे चल रहा है। चीज़ों के रेट इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप किस लिए आए थे यहाँ पे? सरकार से यदि सवाल होता है, और ये हर एक पत्रकार को सवाल करना चाहिए कि जिस मुद्दे को लेकर के आप सत्ता में आए, क्या आप उस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं? आपने कहा था कि महंगाई सबसे बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये आपका ही नारा है। तो कहाँ गई महंगाई? क्या अब कोई डायन नहीं आ रही है महंगाई को खाने के लिए? ये गरीब लोग, ये जो मजदूर क्लास के लोग हैं, इनके जीवन में आपने क्या परिवर्तन किया है? रोजगार के आंकड़े वो गिनाते हैं अलग तरीके से, रोजगार पर बात होती है ना, कि अब 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, लेकिन वो रोजगार के आंकड़े गिनाते हैं। वो आंकड़े सिर्फ सरकारी कागजों में नहीं थे। आप कितने उससे रियलिटी को चेक कर पाते कहते हैं? हैं कि मनरेगा में हमने काम दिया, इतने शौचालय बने, इसमें 7 लोग काम करते हैं, 9 लोग काम करते हैं, 3 दिन 4 दिन काम करते, उस हिसाब से वो आंकड़े जोड़ के बता अब रहे हैं। इनको क्या है ना कि अब जब विकास की बातें हो गई, कर चिल्लाते चिल्लाते इनको टाइम हो गया। अब लोग जब इनसे सवाल पूछने लगे, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर जब सवाल पूछ रहे हैं, तो ये ज़बरदस्ती का वो आंकड़ा बना रहे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। अरे आप ये झांक के देखिए ना, अभी तो पूरे देश के आप जो है सर्वोपरि हैं। आप जरा देखिए कि आपके वजह से किसी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है उस मजदूर के जीवन में जो 100 रुपये कमाता है, 200 रुपये कमाता है, 300 रुपये आप बोलते हो कि जो है वो 500 रुपये 800 रुपये कमाता है, तो उसके स्तर पे महंगाई कितना है? वो क्या बचा पा रहा है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए? वो क्या कर रहा है? लेकिन सरकारी योजनाएं तो अच्छी हैं। आप देखिए कि आयुष्मान योजना है ना, बहुत सारे लाभार्थी लाभ मिला, तो ऐसे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि सरकार की योजनाएं ठीक है। अब इसका ये जो आयुष्मान योजना की बात आप कर रहे हैं, आयुष्मान योजना में किस तरीके से धांधली, और आयुष्मान योजना कार्ड से किनको लाभान्वित कौन कौन लोग उससे लाभान्वित हो पाए, इसका कोई आंकड़ा है क्या? जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं, टेलीविजन में भी इसका आंकड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, फर्जी आंकड़ा भी नहीं है। हाँ, आयुष्मान कार्ड का एक जो झुंझुना थमा दिया गया है कि आपका ये है, उसको कई बार रियलिटी चेक हुआ है और लोगों को उनकी कोई सुविधा नहीं मिला है। वो सिर्फ बोलने वाली बात, कुछ नहीं मिलना उससे। क्या सरकार ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया? सरकारी आंकड़े तो करोड़ों में है, सरकारी आंकड़े करोड़ों में है, और जब मर्जी आप अपना आयुष्मान कार्ड, लेकिन उससे फायदा कितना हो रहा है लोगों को? खाली कार्ड बनने से मुफ्त इलाज कुछ नहीं, कहीं कोई मुफ्त इलाज नहीं। यदि कोई मुफ्त इलाज होता, आप ये सोचिए, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली की तरफ इलाज कराने के लिए क्यों आते? क्यों आ रहे हैं? पैसे क्यों खर्चे कर रहे हैं? अब आप चले जाइए, एम्स चले जाइए, अब आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक लोग दरी बिछा करके किस तरीके से अपने जीवन को बसर कर रहे हैं। कुंदन जी, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि 2014 के बाद एम्स खुला, हमने देखा बिहार में एम्स खुला, कई सारी और जगहों पे एम्स खुल रहे हैं ना, तो ये तो आप मानेंगे ना। 2014 के बाद तुरंत एम्स नहीं खुला है। एम्स की तो धज्जी अभी उड़ गई ना ये कोरोना में, आपने देखा ना। एम्स में जो डिपार्टमेंट इन्होंने दिखावा बनाया है, उस डिपार्टमेंट में ना डॉक्टर है वहाँ पे, ना उसकी कोई सुविधा है। वो एम्स जो बिहार में खुला है या जहाँ भी छोटे मोटे स्तर पे एम्स का इन्होंने किया है, कोई सुचारू रूप से नहीं चल रहा। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं पर सुविधा नहीं है, कहीं पर जनरेटर नहीं है, कहीं पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। व्यवस्था ये है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोलो। आप तो दरभंगा में भी एम्स बना रहे थे। वो तो खैर उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी कि दरभंगा की कहानी ये थी कि एम्स वहाँ बन चुका है, जब वहाँ इलाज करा रहे हैं, लोग इलाज करा रहे हैं, और वो ये कौन बोल रहे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन जब लोग गए, जब पत्रकार वहाँ गए देखने के लिए कि एम्स कहाँ पे भाई, तो वो सपाट खेत था, मैदान था, वहाँ पे पानी बह रहा था, वहाँ पे पानी बह रहा। तो ये भी एक सच है, भले ही लोग चीख के कितने ही बोले एम्स खुला हुआ है, लेकिन दरभंगा में कोई एम्स खुला हुआ नहीं था, ये सच है, तथ्य है, आप देख सकते हैं। सरकार से अपेक्षा रखना हर निवासियों का, हर भारतवासियों का कर्तव्य है। और सरकार को जब वो चुनते हैं, सरकार को चुनते इसी भरोसे चुनते हैं ना कि वो हमारे लिए काम करेंगे, और सरकार का भी ये दायित्व होना चाहिए कि वो उनके लिए काम करें। लेकिन क्या काम कर रहे हैं आप? मेरा तो यही सवाल, बार बार मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि आपके प्रयत्न से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो गई, ये आप मुझे बता दीजिए। जो गरीब हैं वो कितने अत्यंत गरीब हो रहे हैं। आप बोलते हो कि पकौड़ा तल दो तो ये रोजगार में हो जाएगा, जैसे शौचालय का आपने जिक्र किया कि इतने करोड़ों में शौचालय बन गए, तो उसमें जो लेबर लगे उनको एक रोजगार मिल गया कुछ हद तक। अब आप रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं, आपको यदि 300 रुपया दिहाड़ी मिल गया और आपने उसका बना के भोजन करके खा लिया, तो आगे के लिए आपके पास क्या है?
कौन सी आपके पास में गारंटी आ गई है, कौन सी नियुक्ति आपके पास आ गई है कि भाई 300 रुपये रोज आपको मिलना है, 500 रुपये रोज आपको मिलना है? कोई है गारंटी ऐसी? एक चीज़ों को मैं समेट रहा हूँ थोड़ा सा। हम लोग दिल्ली चुनाव पर बात कर रहे थे। क्या इन मुद्दों का दिल्ली के चुनाव पर, खासकर यमुना पार दिल्ली में दो दिल्ली है, एक यमुना के इस पार है, यमुना के उस पार है। तो यमुना पार की दिल्ली में क्या असर पड़ेगा कुंदन जी? देखिए, असर तो हर जगह चुनावों पे पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये जनता का कर्तव्य भी है कि यदि आप उनके काम से खुश हैं तो निश्चित जाहिर सी बात है कि आप उनको वोट करेंगे, और यदि अंधभक्ति में आप वोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक है। पूछना चाह रहा था कि जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बनाम जो लड़ाई इस बार इस लोकसभा चुनाव में, तो क्या कांग्रेस का दांव जो चला है अभी, है ना, मनोज तिवारी के खिलाफ अभी जो खड़ा किया है उन्होंने कन्हैया कुमार को, तो ये कितना लगता है यूथ को अपनी तरफ मूव कर पाएगा? देखिए, यूथ तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार के पक्ष में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भाई एक यूथ है, उनका विचार है, अब उसके घर वाले जो लोग हैं, उनके माँ हैं, बाप हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनका मोदी से संबंध है, चाहे एज फैक्टर को ले लीजिए, चाहे तमाम ऐसी बातें जो मोदी की बातें टेलीविजन पे चलता है, अब उनको ही फुर्सत है ना। वही टीवी कौन देख रहा है? यूथ टीवी थोड़ी देख रहा है। यूथ तो अपने काम धंधे पे जा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कुछ काम खोज के लाऊं तो अपना जीवन गुजर बसर करूं। जो घर में बैठे हुए लोग हैं, उनके माँ बाप हैं, वो घर में टेलीविजन देखते हैं, वो देख रहे हैं टीवी पे 24 घंटा मोदी नमो मोदी नमो नमो मोदी नमो मोदी, यही चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो परसेप्शन उन लोगों का हो सकता है, देखिए चांसेस है। और लेकिन एक बात और, कन्हैया कुमार के बाहरी होने का भी नुकसान हो सकता है। नहीं, बाहरी होने का नुकसान क्या, बाहरी तो सभी लोग यहाँ इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था भाई बेगूसराय से, कहा बेगूसराय उठ करके आप दिल्ली चले आए चुनाव लड़ने के लिए। बिहार में आपकी जमीन थी, बेगूसराय आपकी जमीन थी। देखिए, उस तरह तो तमाम ऐसे जो नेता हैं, कई बार कई चांस अलग अलग जगहों से उन्होंने लिया है, तो इसमें अब सही बात है। अब मोदी जी यदि गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो कन्हैया कुमार बिहार से आकर के यहाँ पे क्यों नहीं लड़ सकते? बताइए, लड़ सकते हैं। जनादेश होना चाहिए, लोगों के विचार वो जो कह रहे हैं, उनके विचारों से लोग प्रभावित कितने हो रहे हैं, और लोग यदि प्रभावित हो रहे हैं तो उनको वोट कितना दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। और एक पत्रकार होने के नाते मैं किसी तरफ नहीं हूँ, मैं हाँ ये ज़रूर है कि जनता को खुल के वोट करना चाहिए, और जो उनको अच्छा प्रत्याशी लगे, जिनके उनमें ट्रस्ट हो, विश्वास हो, उनको मतदान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे कुंदन वशिष्ठ, जो दिल्ली के रग रग से वाकिफ़ हैं, दिल्ली की पॉलिटिकल रग रग से वाकिफ़ है। अब उत्तर पूर्वी जो चुनावी क्षेत्र है उसका उन्होंने ज़मीनी दौरा किया था, और ये बताया कि हालात की क्या इस वक्त की स्थिति है वहाँ पे। मनोज तिवारी है वहाँ पे, और कन्हैया कुमार है, तो क्या स्थिति रहेगी चुनाव में, और क्या मुद्दा इस बार है चुनाव में, महंगाई का क्या मुद्दा है, और कितना मोदी इफेक्ट होगा। तो इन मुद्दों को लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।